चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जैसे कि मैंने बोला एमसीक्यू सीरीज में गवर्नमेंट बजट का एमसीक्यूज करने वाले हैं। और गवर्नमेंट बजट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपने आप में एक यूनिट है, एक चैप्टर अपने आप में एक यूनिट है। सभी लोग अपने पेन एंड कॉपी को लेकर के तैयार बैठे क्योंकि हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और एमसीक्यूज आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहला सवाल आपके सामने में है, एमसीक्यू का देख लीजिए। An annual statement of estimated receipt and expenditure of the government over the fiscal year is known as dash. ABCD। देखा जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फिजिकल ईयर इज नोन एज दैट। जल्दी से बताएंगे, ए बी सी डी। हो गया बेटा, डन। इसमें यस वेरी, सर। ये बजट होगा Yes, बेटा, sir. ये तो सिंपल सी बात है, बजट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच इज द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनमें से दिए गए कौन सा एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है? बेटा मैंने बोला था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड ये सवाल जरूर आता है। विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? वैट, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स और वेल्थ टैक्स। ए बी सी डी। मैंने एग्जांपल में भी लिखवाया था, ए बी सी डी। डन बेटा। Yes, sir. कैंसर होगा बेटा वेल्थ टैक्स। बाकी सब इनडायरेक्ट टैक्स है, वैट, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है विच व्हाट इज द पीरियड ऑफ फिजिकल ईयर। बेटा ये जब भी मैं पढ़ाने के दौरान खास कर नोट्स में आपको बोला भी था कि फिजिकल ईयर कितना से कितना होता है। चार ऑप्शन है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 मार्च टू 28 फरवरी, नॉन ऑफ दिस। ए बी सी डी, ए बी सी डी। आंसर। डन बेटा। चलिए यस Second. सर। Yes, sir. दिस इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स बाय द वे ऑफ रेवेन्यू इट इनकर्स डेट। जब गवर्नमेंट ज्यादा कलेक्ट करता है बाय द वे ऑफ रेवेन्यू, अपने अपने मतलब गवर्नमेंट का दो हिस्सा होता है, आप जानते हैं बजट में। एक होता है गवर्नमेंट का रिसिप्ट और एक होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो यहाँ सवाल ये पूछ रहा है कि गवर्नमेंट अगर ज्यादा रिसिप्ट कर रहा है डेफिनेटली एक्सपेंडिचर के मुकाबले, तो उसका मतलब क्या होता है? When government spends more than it collects by the way of revenue, it incurs debt. Done बेटा। तो आंसर विल Yes. इट इनकर्स, नहीं इनकर्स बजट डेफिसिट तो नहीं होगा बेटा, ये आंसर होगा बेटा सरप्लस। आंसर विल बी सरप्लस, क्योंकि ज्यादा कलेक्ट करेगा मतलब डेफिनेटली बजट जो है वो सरप्लस में जाएगा। Spend more बोला है ना? ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, फ्रेंड्स बोला, सॉरी सॉरी। तो द आंसर विल बी यस। तो आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कलेक्ट करने की बात नहीं थी, आंसर स्पेंड बोला कि ठीक है। बजट डेफिसिट एब्सोल्युटली राइट होगा, एक करेक्ट, बजट डेफिसिट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। द फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग डेट। द फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग डेट। Sir, done. डन। आई थिंक इसका आंसर होगा क्या? एक्सक्लूडिंग बोरिंग। बोरोइंग। द आंसर विल बी बोरोइंग। यस, आंसर होगा बोरोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the component of a budget? बजट के कंपोनेंट क्या है? इनमें से दिए गए कौन सा गवर्नमेंट का कंपोनेंट है, गवर्नमेंट बजट का कंपोनेंट है? फिजिकल बजट, कैपिटल बजट, बोथ ऑफ दीज या नॉन ऑफ दीज? एबीसीडी। Sir, डन। तो आंसर विल बी बोथ ऑफ दीज। सर फिजिकल बजट भी होता है, कैपिटल बजट भी होता है, दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। What is the annual statement of the government fiscal revenue and fiscal expenditure known as? What is the annual statement? That's the easy question. Annual statement of the government fiscal revenue मतलब साल भर का revenue and साल भर का expenditure. तो annual statement जो होता है उसको क्या बोला जाता है? ABCD. Done. done. आंसर विल बी आंसर। बेटा, आंसर विल बी फिजिकल बजट, क्योंकि दोनों साइड में फिजिकल फिजिकल लगा हुआ है बेटा, तो फिर सिंपल सी बात है। और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को तो बजट बोलते हैं, तो फिजिकल नाम का वर्ड लग गया बोल करके इसको फिजिकल बजट बोला जा रहा है, बस इतना ही याद है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड आर देयर? ABCD। वैसे आंसर दिख गया है, लेकिन मेरे को बताना पड़ेगा कि रेवेन्यू रिसीव्ड क्या है। आंसर दो होगा इसका डेफिनेटली। अब बताइए आंसर जो है, ये दो कौन से दो ऐसे रेवेन्यू रिसिप्ट हैं?
रेवेन्यू फॉर्म में अगर अपन का रिसिप्ट होता है तो वो कौन से दो फॉर्म के रिसिप्ट होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, हाँ सर ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट दो प्रकार का होता है, हाँ सर दो प्रकार का होता है, क्या क्या? टैक्स रेवेन्यू और एक तो नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये वो दो प्रकार के रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट हैं, टैक्स के फॉर्म में मिलने वाला रेवेन्यू और नॉन टैक्स के फॉर्म में मिलने वाला रेवेन्यू। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एज टैक्सेस एंड ड्यूटीज इज नोन एज दैट। देखो भैया अरे तो इजी ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया यार। द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एज टैक्सेस एंड ड्यूटीज इज नोन एज दैट। टैक्सेस और ड्यूटीज के फॉर्म में कलेक्ट होने वाला गवर्नमेंट का रेवेन्यू को क्या बोला जाता है? तो वो तो इजी क्वेश्चन है यार। आंसर एबीसीडी डन। एबीसीडी Yes, sir. दिस विल बी टैक्स रेवेन्यू। ऑफ कोर्स टैक्स के फॉर्म में मिलने वाला पैसा को टैक्स रेवेन्यू ही बोलते हैं और सोचने का बचा नहीं। नेक्स्ट क्या बोलता है? द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, फीस, डिविडेंड्स इज नोन एज दैट। सर ये टैक्स नहीं है लेकिन रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है, तो अपन जानते हैं अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है और विदाउट टैक्स है या मतलब अदर देन टैक्स होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? उसको अपन बोलते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 11। बोरोइंग, देखो आंसर दिखा दे रहा हूं यार। बोरोइंग इज द गवर्नमेंट बजट, बोरोइंग इज द गवर्नमेंट बजट इज दैट। आपको पता है मैंने बताया था कि सर जितना गवर्नमेंट बजट में डेफिसिट होता है, जितना गवर्नमेंट बजट में डेफिसिट होता है उतना का ही अपन क्या करते हैं बेटा? उतना का ही अपन क्या करते हैं? Borrow. बोरोइंग करते हैं। इसका मतलब बोरोइंग का वैल्यू हमेशा इक्वल टू क्या होता है सर? गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट के साथ इक्वल होता है। फिस्कल डेफिसिट, ये फिस्कल डेफिसिट। तो अल्टीमेटली आपके सामने आंसर करेक्ट क्या बोल रहा है सर? बोरोइंग इन द गवर्नमेंट बजट इज डेट। बोरोइंग जो है गवर्नमेंट बजट में क्या होता है? तो क्या होगा आंसर? एबीसीडी क्या होगा आंसर? क्या होगा? डेफिनेटली फिस्कल सर डेफिसिट। बी। डेफिनेटली फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि जितना का फिस्कल डेफिसिट हुआ होगा उतना का ही हम लोग बोरो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द नॉन टैक्स रेवेन्यू इज द इन द फॉलोइंग इज दैट। नॉन टैक्स रेवेन्यू इनमें से दिए गए कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू है? एबीसीडी। मतलब अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता तो आपको उसको उल्टे तरीके से देखना है कि इनमें से कौन सा टैक्स रेवेन्यू है। जो टैक्स रेवेन्यू उसको हटा दो, जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो सर एक्सपोर्ट ड्यूटी एक टैक्स रेवेन्यू है, हाँ सर ये टैक्स है। इंपोर्ट ड्यूटी भी एक टैक्स रेवेन्यू है, एक्साइज ड्यूटी भी एक टैक्स रेवेन्यू, मतलब ये तीनों नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा सर? अल्टीमेटली डिविडेंड। वैसे नॉर्मली अपन डिविडेंड जानते थे तो अपन आंसर डायरेक्ट दे सकते थे, लेकिन अगर नहीं पता है तो ऑड को आउट कर दीजिए, जो बचेगा आपका आंसर है। तो आंसर विल बी डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? प्राइमरी डेफिसिट इन ए गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो व्हेन डैश। पहली बात तो ये कि प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है ये जानना जरूरी है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? प्राइमरी डेफिसिट पीडी, प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है सर? फॉर्मूला है सर फिस्कल डेफिसिट, एफडी लिख रहा हूं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि अगर बोल रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो, अगर गवर्नमेंट बजट में प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? रेवेन्यू डेफिसिट इज जीरो, नेट इंटरेस्ट पेमेंट आर जीरो, या फिस्कल डेफिसिट इज जीरो, या फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट? D. डी। डेफिनेटली बेटा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये वाला वैल्यू जो होगा और ये वाला वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगा, तो डेफिनेटली तभी तो माइनस होने के बाद आंसर जीरो आएगा। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। कई बार क्या होता है बेटा, दिमाग लगाना पड़ता है, हमको एग्जैक्टली आंसर नहीं आ रहा तो हमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तब जाके अपन आंसर कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर डी मतलब 14। direct tax is collected, direct tax is called direct because it is collected directly from option number 1 producers on goods produced, option number 2 seller on goods produced, the buyers of the goods and the income earners। very important question बेटा, very important। डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज
ये कलेक्ट किया जाता है किससे? क्या ये प्रोड्यूसर से कलेक्ट किया जाता है, क्या ये सेलर से कलेक्ट किया जाता है, क्या ये बायर से कलेक्ट किया जाता है, या ये इनकम ऑफ अर्नर से कलेक्ट किया जाता है, या इनकम अर्नर से कलेक्ट किया जाता है? ABCD। Sir, done. डेफिनेटली द आंसर विल बी The income earner. डेफिनेटली डायरेक्ट टैक्स जो होता है बेटा वो अर्नर खुद अपना पॉकेट से पैसा सरकार को देता है डायरेक्ट टैक्स, और इसके बारे में मैंने आपको डायग्राम काट के भी पहले से समझाया क्लासेस में। तो आंसर विल बी द इनकम अर्नर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आगे बेटा, फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया क्या होता है सर? फाइनेंशियल ईयर और फिजिकल ईयर का वैल्यू मतलब जो कंसेप्ट है सेम है। तो बताइए सर फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया क्या चलता है सर? ABCD। तो आपको Sir. यस 1 अप्रैल टू 31 मार्च, क्योंकि सेम है। फिजिकल ईयर का मतलब जो होता है बेटा फाइनेंशियल ईयर का मतलब वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। Which objective government attempts to obtain by the budget? Which objective government attempts to obtain by budget? मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर पूछ रहा है गवर्नमेंट का बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इनमें से दिए गए कौन सा गवर्नमेंट का बजट का ऑब्जेक्टिव है? पहला, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, या ऑल ऑफ द अबव। गवर्नमेंट बजट का मकसद क्या होता है बनाने का? ABCD। डन बेटा। टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ABCD। सर ये तीनों ऊपर के पॉइंट्स जो हैं बेटा गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव में है सर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक ग्रोथ, एक पॉइंट पढ़ा था वो इसमें आ जाएगा सर। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट किसमें आएगा सर? वो डिस्पैरिटीज जो है थी बिटवीन रीजनल एरियाज में, उस पॉइंट में आ जाएगा सर। उसको रिड्यूस करने सर वो वाली बात। रीजनल डिस्पैरिटीज वाला हाँ ना सर? हाँ हाँ हाँ, बिट नंबर 2 जो है रीजनल डिस्पैरिटीज वाली बात है। रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करने की बात कर रहा है। और तीसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ जो है बेटा, ये अल्टीमेटली किसकी बात कर रहा है सर? ये अल्टीमेटली बात कर रहा है वो जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है, रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है उसको कम करने की बात कर रहा है, जो बिट नंबर 2 में था। बिट नंबर 2 ऑफ गवर्नमेंट बजट में था बेटा, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट में बिट नंबर 2 था, पॉइंट याद रखिएगा। जिसमें आपको क्या बोलता है सर? जिसमें वो ज्यादा टैक्स लेता है, जो इनकम ज्यादा कमाता है, और वही पैसे को चैनलाइज करता है कहाँ पर सर? उन लोगों के लिए जो जिनके पास में पैसा नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली द आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए कंपोनेंट ऑफ बजट? इनमें से दिए गए कौन सा गवर्नमेंट का कंपोनेंट है? बजट, कंपोनेंट ऑफ बजट माने बजट का कंपोनेंट है, सिंपल सी बात है। बजट का रिसीव, बजट का एक्सपेंडिचर है बेटा। ये तो इजी क्वेश्चन दीजिए यार, दोनों ही होता है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। रिसीव भी होता है सर और एक्सपेंडिचर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए कंपोनेंट ऑफ बजट रिसिप्ट? इनमें से दिए गए कौन सा बजट रिसिप्ट का कंपोनेंट है? रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, बोथ ए एंड बी। अरे ये तो और इजी हो गया यार। बजट रिसिप्ट में डेफिनेटली वो रेवेन्यू नेचर का भी रिसिप्ट होता है, कैपिटल नेचर का भी रिसिप्ट होता है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स डेट। टैक्स रेवेन्यू कौन कौन से सरकार के टैक्स में आते हैं सर? सारे टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। लेकिन बस इतना याद रखना है सर, ऊपर के दिए गए दो टैक्सेस जो हैं ये कौन से टैक्स हैं बेटा? ये कौन से टैक्स हैं? Direct. ये डायरेक्ट टैक्स है, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, और डीपी। और जो एक्साइज ड्यूटी है बेटा, ये कौन सा टैक्स है बेटा? ये इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आ गया क्या बोला मैं? बस इतने डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही टैक्सेस हैं। अब जब दोनों ही टैक्सेस है तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज इंक्लूडेड इन डायरेक्ट टैक्स? इनमें से दिए गए कौन सा डायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होता है? इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, बोथ एंड बी, एक्साइज ड्यूटी। ABCD आप खुद से करिए, मैं नहीं बताऊंगा। Sir, done. डन। सो द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, बिकॉज इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स दोनों आता है। ये दोनों डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जिसको अल्टीमेटली ये अर्निंग होता है उसी को पे करना पड़ता है। कौन सा? गिफ्ट। अच्छा आपको पता है गिफ्ट अगर कोई अदर देन रिलेटिव है, अदर देन रिलेटिव मतलब मान लीजिए आपके रिलेटिव के अलावा कोई दूसरा बंदा आपको गिफ्ट देता है और उसकी वैल्यू मोर देन 50,000 है, ध्यान से सुनना, ये आपको हालांकि कोर्स करनी है, मैं बता दे रहा हूँ ध्यान से। मोर देन 50,000 का अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, मोर देन 50,000 का गिफ्ट, लेकिन ये गिफ्ट कौन देगा बेटा?
अदर देन योर रिलेटिव, मतलब कोई बाहर का बंदा, अदर देन रिलेटिव, तो याद रखना वो टैक्सेबल हो जाता है। मतलब उस गिफ्ट के पैसे पे जो भी आपकी अर्निंग हो रही है उस पे सरकार को टैक्स देना पड़ता है। किसको देना पड़ेगा सर? जिसने अर्न किया, जिसको गिफ्ट मिला है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई अल्टीमेटली गिफ्ट टैक्स इज अनदर टाइप ऑफ टैक्स दैट इज पेड डायरेक्टली बाय द अर्नर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर आपके घर का कोई रिलेटिव भी आपको कितना भी रुपया का गिफ्ट दे दे उसका टैक्स नहीं लगता है। घर का बंदा अगर आपको लाख, 2 लाख, 5 लाख का भी अगर गिफ्ट दे देगा तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अदर देन रिलेटिव्स अगर कोई आपको मैंने गिफ्ट दे रहा है और उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से कम तक में कोई टेंशन नहीं है, 50,000 से अगर ऊपर हो जाता है तो समझ लीजिए उसके ऊपर में, उस गिफ्ट के ऊपर में भी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? तो दैट्स व्हाई इनकम टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स बोथ आर द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बेटा आंसर मत देना है ना। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा इंक्लूडेड होता है बेटा? वेल्थ टैक्स तो नहीं होता, ये तो हमको समझ में आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए और बी में देखते हैं क्या होता है। सर ऑप्शन ए एक्साइज ड्यूटी, हाँ सर आता है। सेल टैक्स, हाँ आता है। तो अल्टीमेटली द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड डेथ। इनमें से दिए गए कौन सा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का एसेट्स क्रिएट नहीं करता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोथ एंड बी या नॉन ऑफ बी? अच्छा, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा द कंडीशन ऑफ रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन एंड कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन। आपको याद है मैंने बोला था जिस जगह पर एसेट्स एंड लायबिलिटी अफेक्टेड नहीं होते हैं उस नेचर के ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाता है? रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन बोला जाता है। और जिस जगह पर एसेट्स एंड लायबिलिटी अफेक्टेड होते हैं उस नेचर के ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाता है? कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पर बोल रहा है सर एसेट्स अफेक्टेड नहीं होगा, मतलब डेफिनेटली एसेट्स एंड लायबिलिटी अफेक्टेड नहीं होने वाली बात कर रही है। इसका मतलब ये कि सिंपल सी बात है सर, वो रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है। तो ये बात याद रखिएगा, एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहा है। क्रिएट नहीं हो रहा मतलब अगर मैं किसी को कुछ पैसा दे रहा हूँ जो कि मेरे लिए एक्सपेंडिचर है और उसके वजह से मेरा एसेट्स बढ़ नहीं रहा है, यानी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं बढ़ रही है, तो समझ लीजिए वो कौन सा नेचर का ट्रांजेक्शन बेटा? वो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? रेवेन्यू नेचर। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 23। डायरेक्ट टैक्स इज दैट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स इज दैट इनकम टैक्स गिव, अरे ये तो वो हो गया, देखो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय डैश। अब ये थोड़ा सा गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एक्चुअली मनी एंड बैंकिंग में थोड़ा सा जुड़ गया यहाँ पर। बताओ, इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय डैश। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन इशू करता है? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या होगा जल्दी से बताइए? ए बी सी डी? ऑप्शन बी बेटा, याद रखना। हाँ, तो जितने भी कॉइन्स हैं, कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, ये दोनों को सिर्फ और सिर्फ कौन इशू करता है बेटा? सिर्फ इशू करता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट के तहत। अदरवाइज बाकी जितने भी करेंसीज हमारे कंट्री में चल रहे हैं सारा करेंसीज कौन इशू करता है बेटा? आरबीआई इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन सारे कॉइन एंड 1 रुपी का नोट जो है ये एक्सक्लूसिवली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। तो आंसर होगा क्या? डेफिनेटली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ डेट। कैपिटल बजट में क्या आता है? सर नाम से पता चल रहा है कैपिटल बजट है, मतलब क्या आएगा? एबीसीडी में क्या आएगा? सर कैपिटल नेचर के ही ट्रांजेक्शन आएंगे। सर कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन आएंगे, मतलब आंसर विल बी कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट में तो दोनों आता है ना, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। वो कैपिटल नेचर का बोल रहा है तो सिर्फ कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन और कैपिटल नेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी मतलब रिपीटेड क्वेश्चन हो गया बेटा, ऑल ऑफ दिस होगा, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी भी होता है, सेल टैक्स भी होता है और कस्टम ड्यूटी भी होता है। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, which type of expenditure is made in bridge construction। ब्रिज कंस्ट्रक्शन में कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोथ एंड बी या नॉन ऑफ बी? ब्रिज कंस्ट्रक्शन, सरकार मान लीजिए एक ब्रिज बना रहा है, ये ब्रिज बनाने पे जो भी पैसा खर्चा होगा ये कौन सा एक्सपेंडिचर में जाएगा? क्या ये रेवेन्यू नेचर का है, क्या ये कैपिटल नेचर का है? एबीसीडी।
डन बेटा। देखिए ब्रिज कंस्ट्रक्शन वन टाइम एक्सपेंडिचर है, एक बार करेंगे मतलब दोबारा करने का नहीं है। और एक बात ये कि सर उस एक्सपेंडिचर करने पर ब्रिज नाम का एक एसेट हमारे पास में आ जाएगा, या हमारे देश की संपत्तियों में एक ब्रिज नाम का एक एसेट छूट जाएगा। तो अब बताइए, मैंने आपको हिंट दे दिया, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर डेफिनेटली इसका आंसर होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज इस एक्सपेंडिचर की वजह से हमारा एसेट्स बढ़ रहा है। तो द आंसर विल बी डेफिनेटली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आंसर मत देखना। Which of the following budget is suitable for developing economies? डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के लिए सबसे सुटेबल बजट क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए सुटेबल बजट क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the following budget is suitable for a developing economy? क्या सरप्लस बजट, क्या बैलेंस बजट, या डेफिसिट बजट? डेवलपिंग है मतलब उसको और ज्यादा चाहिए डेवलप करने के लिए। बेटा और ज्यादा डेवलपिंग अगर चाहिए तो सिंपल सी बात है बेटा, याद रखना डेवलपिंग के लिए हमेशा अपने जो एरिया ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाना है, और एरिया ऑफ ऑपरेशन तभी बढ़ेगा जब गवर्नमेंट की बजट डेफिसिट होगी। याद रखना गवर्नमेंट की बजट क्या होगी? डेफिसिट होगी। डेफिसिट होगा तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो इकोनॉमी में और ज्यादा पैसा फैलेगा, और ज्यादा पैसा फैलेगा तो एरिया ऑफ ऑपरेशन और ज्यादा बड़ा होगा। अगर गवर्नमेंट बजट बैलेंस्ड हो गया तो फिर उतनी ही सीमित होकर रह जाएगा जितना वो कर रहा है। लेकिन अगर वो अपने आप को ग्रो करना चाहता है तो सिंपल सी बात है, उसके एरिया ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए उसको बजट को डेफिसिट करना पड़ेगा। डेफिसिट करेगा तो क्या होगा? देखो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा मतलब ज्यादा मनी फ्लो करना पड़ेगा, ज्यादा मनी फ्लो करना पड़ेगा, इसका मतलब सर एरिया ऑफ ऑपरेशन और ज्यादा बढ़ेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ेगा, इससे कंट्री जो है ज्यादा डेवलप हो जाएगा। सो आंसर विल बी डेफिनेटली डेफिसिट बजट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जानबूझ करके अपने बजट को डेफिसिट करते हैं, जानबूझ के एक्सपेंडिचर को ज्यादा करते हैं ताकि अपने कंट्रीज को और ज्यादा क्या कर पाए? डेवलप कर पाए इंफ्रास्ट्रक्चरली और अदर एस्पेक्ट से। तो इसका आंसर डेफिसिट बजट होगा। नेक्स्ट, एक बार आपका कंट्रीज डेवलप्ड हो गया, सर डेवलप हो जाने के बाद आपके पास में डेवलप करने के लिए कुछ बचा नहीं, सब कुछ ऑलरेडी डेवलप है, तो सर वहां पर आप बजट बैलेंस या सरप्लस की बात करते हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सर हमारा डेफिसिट बजट होना जरूरी है ताकि हम लोग अपने आप को क्या कर पाए? ग्रो कर पाए, अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन को फैला पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए बजट? एक बजट का ड्यूरेशन क्या होता है? एबीसीडी, बहुत इजी है। बजट का ड्यूरेशन क्या होता है? डन। सर एनुअल होता है सर, एक साल में एक बार बजट बनता है तो एनुअली होगा डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी? इनमें से दिए गए कौन सा चीज फिस्कल पॉलिसी में इंक्लूड होता है? फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इज ऑल अबाउट द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। इसको ऐसे समझ लीजिए, गवर्नमेंट बजट में क्या क्या इंक्लूड होता है इसको आपको समझना है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक डेट, ऑल ऑफ दिस, एबीसीडी। एबीसीडी डन बेटा? यस। चलिए, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। दिस पब्लिक एक्सपेंडिचर भी होता है, जो भी सरकार करता है पब्लिक के लिए एक्सपेंडिचर करता है, टैक्सेस भी सरकार कलेक्ट करता है, और डेब्ट यानी उधार भी जो है सर वो जनरल पब्लिक का पब्लिक डेब्ट हिसाब से काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट? इनमें से दिए गए कौन सा गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है? थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये सब आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट? इंटरेस्ट पेमेंट, परचेज ऑफ हाउस, expenses on machinery, all of the above. Which of the following is the capital expenditure of the government? Interest payment, purchase of house, expenses on machinery, all of the above. Done beta? ABCD. Yes. So answer will be, so which is the actual में ये होना चाहिए, sorry the which is not, में आंसर होना चाहिए यहाँ पर नॉट, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है। विच इज नॉट द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ये नॉट होने पर देखो, परचेज ऑफ हाउस एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस ऑन मशीनरी इज ऑल्सो ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन आपको सवाल पूछ रहा था या नॉट,
कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है बेटा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, बिकॉज ये रेगुलर नेचर का पेमेंट होता है। तो इसीलिए ये एक्चुअल में यहाँ नॉट लिखना छूट गया है, तो आंसर विल बी नॉट। पहले क्वेश्चन में नोटिफाई कर देंगे नॉट और उसका लिखेंगे इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बढ़े। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द बजट में इंक्लूड, बजट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। अल्टीमेटली डेफिसिट की बात कर रहा है, क्या होना चाहिए आंसर? ABCD, क्या होना चाहिए आंसर? सर डेफिनेटली रेवेन्यू डेफिसिट भी होता है, प्राइमरी डेफिसिट भी होता है, फिस्कल डेफिसिट भी होता है, तीनों चीजें बजट में होती है, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से दिए गए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा याद रखना। मैं जो जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा हाईलाइट भी करते जा रहा हूँ सामने के लिए। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से दिए गए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट। दूसरा क्या बोलता है? प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ऑप्शन नंबर 3 बोलता है फिस्कल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ABCD। अच्छा इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं एक एक करके। सर फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट। सर इतना में तो काफी नहीं होगा, क्योंकि टोटल रिसीट के अलावा यहाँ पर अपने को एक चीज और लिखना पड़ता है, क्या? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो सर ये पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा है, मतलब ये हमारे लिए सही नहीं है। ये अगर बोरोइंग नाम का वर्ड यहाँ नहीं जोड़ रहा, मतलब ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, ये ट्रू नहीं। दूसरा, प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। टोटल रिसीट एंड इंटरेस्ट पेमेंट का डिफरेंस होता है? नहीं सर, नहीं सर, प्राइमरी डेफिसिट तो हमारा फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो अल्टीमेटली ये आंसर भी हमारा नहीं हो सकता, ये गलत है। तीसरा पॉइंट, सर फिस्कल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। हाँ सर ये लग रहा है मुझे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं प्राइमरी डेफिसिट PD इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट करता हूं, तो अल्टीमेटली इसको ऐसा कर सकता हूं, इंप्लाइज दैट सर प्राइमरी डेफिसिट के साथ ये इधर वाला इधर आ जाएगा, इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? फिस्कल डेफिसिट। हाँ सर ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि नहीं? Yes, sir. मतलब फिस्कल डेफिसिट का वैल्यू प्राइमरी डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट को जोड़ देने से निकाला जा सकता है। मतलब ये आंसर मुझे सही लग रहा है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। देखो बेटा कैसे इवैल्यूएट कर रहा हूँ, अगर किसी चीज का आंसर मुझे नहीं आ रहा तो मैं कैसे इवैल्यूएट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? चलिए नेक्स्ट बेटा, समझ में आया कैसे वो आंसर को मैंने इवैल्यूएट किया? चलिए नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है? बजट इज a description of income or expenditure of government, is a document that of the economic policy of the government, is a description of non-program of the government. ABC। देखिए डेस्क्रिप्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हाँ ये तो सही है सर, ये तो होता ही है। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ सर ये भी सही है। सर जब दो चीजें सही हो गया तो सर तीसरा चीजें सही हो नहीं हो, हमको आंसर आंख मूंझ करके क्या लिख देना है? अपने को पढ़ना नहीं, क्या लिख देना है? डायरेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है बेटा? तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। बेटा ये नॉन प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जिसको सरकार ने सोचा नहीं था करेंगे बोलता है, उस सब चीजों को क्या कर रहा है? बजट में इंक्लूड किया जाता है। जो चीजें प्रोग्राम्ड है मतलब वो लॉजिकल है, वो सीक्वेंस वाइज रूटीन वाइज चलेगा, उसमें सोचने का नहीं है। लेकिन सर जो नॉन प्रोग्राम चीजें होती है ना, उसको पहले प्लान करना पड़ता है, और वही प्लान के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है बेटा? बजट बनाना पड़ता है। समझ में आ गया क्या बोला मैं? तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन एन अनबैलेंस्ड बजट, अगर बजट अनबैलेंस्ड है तो इसका मतलब क्या? इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज हाइयर रिलेटिव टू इनकम, या डेफिसिट इज कवर्ड बाय लोन और प्रिंट्स ऑफ नोट्स। अगर बैलेंस मतलब क्या बोलते हैं, ऑप्शन जो है क्या बोल रहा है? हाँ बजट अगर अनबैलेंस्ड है मतलब बैलेंस नहीं है तो क्या होगा? इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंडिचर इज हाइयर रिलेटिव टू इनकम, या एक्सपेंडिचर ज्यादा है, या डेफिसिट इज कवर्ड बाय लोन्स और प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, क्या होगा?
ऑप्शन या ऑप्शन नंबर डी ओनली बी एंड सी, ए बी सी, तो आंसर विल बी ओनली बी एंड सी। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है बेटा, हम लोग अनबैलेंस में, बैलेंस नहीं है मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं है ऐसा माना जाता है, इसको अनबैलेंस बोला जाता है। लेकिन नॉर्मली अपन क्या है, डेफिसिट को ज्यादा फोकस करते हैं। डेफिसिट को ज्यादा फोकस करते हैं मतलब क्या है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन सी कनेक्टेड है। कनेक्टेड है किस हिसाब से कनेक्टेड है, पर अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होगा तभी जाकर के हमको बोरो करना पड़ेगा या लोन लेना पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शन बी एंड सी वाला ऑप्शन को हम लोग ने सिलेक्ट किया, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? बिकॉज एक्सपेंडिचर इज रिलेटिवली हाइयर रिलेटिव टू इनकम, मतलब इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। और ज्यादा अगर एक्सपेंडिचर होता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, डेफिसिट सिचुएशन झेलना पड़ता है। और डेफिसिट के सिचुएशन को हम लोगों को कवर करने के लिए लोन या न्यू करेंसी नोट को प्रिंट करना पड़ता है। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इजी हो गया, फिर से वही घुमा कर क्वेश्चन आ गया। Which is included in indirect tax? इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा इंक्लूड होता है? तो सिंपल सी बात है सर, इनकम, वेल्थ और गिफ्ट टैक्स तो नहीं आएगा, तो आंसर विल बी एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स? इनमें से दिए गए कौन सा दो टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स में आता है? एक्साइज ड्यूटी वेल्थ टैक्स नहीं आएगा क्योंकि एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट हो गया। सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स नहीं आएगा क्योंकि सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्स है सर, तो अल्टीमेटली द लास्ट आंसर विल बी वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स, ये दोनों ही पेयर डायरेक्ट टैक्स के हैं, तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेवेन्यू रिसिप्ट? इनमें से दिए गए कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? एबीसीडी, इनमें से दिए गए कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है? रिकवरी ऑफ लोन, फॉरेन ग्रांट्स, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस या वेल्थ टैक्स? रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ए बी सी डी। डन बेटा? Yes, sir. क्या होगा ऑप्शन? Sir, recovery of रिकवरी loans. ऑफ लोन, बिकॉज रिकवरी ऑफ लोन बेटा ये कौन सा रिसिप्ट है सर? ये कैपिटल रिसिप्ट है, और कैपिटल रिसिप्ट जो होता है डेफिनेटली वन टाइम होता है, क्योंकि एक बार आपने किसी को अगर लोन दिया था वो अगर रिकवर कर ले रहे हो मतलब आपका काम वहां पर खत्म हो जाता है, यानी आपकी एसेट मतलब लाइबिलिटी, सॉरी एसेट्स जो आपको क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेजर ऑफ प्राइमरी डेफिसिट? इनमें से दिए गए कौन सा प्राइमरी डेफिसिट का करेक्ट तरीका है निकालने का आंसर? फिस्कल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत इजी बेटा, ऊपर भी चर्चा करके आ रहे हैं, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, सी, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40, द ड्यूरेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट इज, अरे यार ये तो इजी क्वेश्चन, 1 ईयर। नेक्स्ट, budget is presented by parliament, budget is presented in the parliament by dash, ये भी मैंने बताया। सरकार की तरफ से एक मिनिस्टर होते हैं जो कि पार्लियामेंट में बजट को पेश करते हैं, और उनका उन मिनिस्टर का नाम क्या है? कौन से मिनिस्टर है? फाइनेंस Finance वेरी minister. गुड, बजट जो है फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट स्पीच इन लोकसभा इज गिवन बाय, कौन देता है? वही सेम ही बात हो गया, पार्लियामेंट क्या होता है भैया? पार्लियामेंट तो भैया लोकसभा राज्यसभा मिला करके है ना। तो बताइए इसमें से वही सेम क्वेश्चन को घुमा के बोल दिया कि बजट का स्पीच लोकसभा में कौन देता है? डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि सर जो बजट पेश करेगा वही तो बोलेगा ना, अब जो बोलेगा वही डेफिनेटली हमारा नाम यहाँ पर कंसिडर होगा, आंसर विल बी फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट, प्रोफेशनल टैक्स इज इम्पोज्ड बाय डैश, प्रोफेशनल टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत? एबीसीडी, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। प्रोफेशनल टैक्स इज इम्पोज्ड बाय डैश, तो आंसर विल बी स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज इंक्लूडेड इन डायरेक्ट टैक्स? इनमें से दिए गए कौन सा डायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होता है? या तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, कई बार कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इश्यूज 1 रुपी नोट? हाँ सर ये भी पढ़ चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी हो चुका है। तो अल्टीमेटली 45 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज हमने अभी प्रैक्टिस किया।